नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार शाह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रकाश खबर। आज हम पहुंचे अमौर विधानसभा क्षेत्र के अमौर में, जो पूर्व प्रत्याशी एवं अभी पूर्व प्रेजेंट एआईएम के नेता साबुज्जमा उर्फ लड्डू जी के पास। आइए जानते हैं अमौर विधानसभा के बारे में कुछ। क्या परिचय हुआ आपका? मैं मोहम्मद शहाबुज्जमा उर्फ लड्डू, सन ऑफ मोहम्मद बदियुज्जमा। मेरा घर यहीं बरबट्टा पंचायत पड़ता है और अभी फ़िलहाल वर्तमान में मैं अमौर में ही अपना घर बना के रहता हूँ। और पिछले मुझे याद है कि लगभग 10-15 सालों से मैं राजनीति में हूँ। अमौर विधानसभा की जो तस्वीर है बहुत ही दयनीय और निंदनीय है, जिसके बारे में आप लोगों से कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं विकास पर आपका क्या राय है? देखिए, विकास का मानी जो है पूरे हिंदुस्तान में ये सीमांचल क्षेत्र में आके समाप्त हो जाता है। विकास का कोई मानी ही नहीं है यहाँ पर। विकास कहे तो लोग कहते हैं शिक्षा को, विकास कहते हैं लोग सड़क को, पुल को। हम तो ये कहते हैं कि विकास का ये अर्थ ही नहीं है। अर्थ विकास का ये होता है कि अपनी जीवन शैली को निरंतर आगे बढ़ाते रहना और ऊपर उठते रहना। लेकिन यहाँ की तकदीर ऐसी है, पिछले 70 सालों से आप देखेंगे जस का तस है, और ऐसा लगता है कि जो हिंदुस्तान के ये किसी हिस्से में नहीं रहता है। मतलब आपका कहने का अर्थ है कि यहाँ पे विकास कुछ हुआ ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी लोग नदी में गुस्ल करते हैं, आज भी लोग आयरन वाला पानी पीते हैं, आज भी लोग जो है एक चड्डी में जो है अपनी जो खेत में आपको मिलेगा लोग। आज भी लोग जो है आप देखिएगा कि हल जोतने पर, कोदार से अपना खेत जोतने पर मजबूर है। कौन किसको कह रहे हैं विकास? अच्छा, यहाँ कौन सा ऐसा काम है जो कि होना था लेकिन अब तक नहीं हो पाया है? सबसे मेन काम यहाँ जो होना था, आज़ादी के बाद हमको लगता है जितनी भी राजनीतिक दलों ने जो है अपने सर्वेक्षण में इसको नहीं लिया। सीमांचल का जो क्षेत्र है इसमें कई नदियाँ यहाँ वास करती हैं, शुरू से ही करती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आज नया कहीं से आ गया है, लेकिन इस पर कभी गौर फिक्र ही नहीं किया गया। इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके लोगों ने सिर्फ यहाँ के लोगों को छलने का काम किया है। और जबकि मैंने 2010 में एक प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को दिया था, मनमोहन सिंह की सरकार में, कि जितनी भी नदियाँ हैं उसको बांध बांधा जाए। और ये सड़क जो बन रही है, PMRY है या मान लीजिए PWD सड़क बन रही है, उस नदी के किनारे आप उस सड़क को बनाइए। नदी के रास्ते भी लोग आना जाना करते हैं। अगर दोनों साइड में अगर सड़क बन जाता है, बांध बन जाता है और छठ घाट टाइप का उसको बना दिया जाता है, जैसा कि आप ये अभी जो है अमौर के दक्षिण में आप देखिएगा, पलसा से पहले जो रोड साइड में दीवार दे करके बनाया गया है, नदी को रोकने के लिए बनाया गया है। जी। ये परियोजना ऑलरेडी पास हो चुका है, इसमें पैसा भी आया था। नीतीश कुमार ने डैम जो टूटा था आपका भीमनगर का, वो पैसा उसमें खर्च कर दिया। ये जितनी नदियां हैं उसको बांधने का इरादा था। लेकिन क्या कीजिएगा, वक्त और हालात का परिवर्तन के दौर में ये सीमांचल कहीं गुम हो गया है। जो कि ये नदियों का जो प्रहार है यहाँ के आम जनों पर, वो कोई भी इसको देख नहीं रहा है। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं बराबर नदी के मामले में, स्टोरी वगैरह में मैं जाता रहता हूँ। कभी अभी चंद दिनों पहले जो है ABP वाले आए थे और वो लोग भी हमारे साथ गए थे। CO अमौर को हमने जब उनके हालात से, वहाँ के लोगों के हालात से अवगत कराने का प्रयास किया कि पिछले 2-3 सालों में लगभग 400 घरों को काट करके ख़त्म कर दिया नदी, लेकिन एक भी योजना परियोजना वहाँ नहीं चला। तो CO से जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि मैं आपका CO नहीं हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि जैसे एरिया में लोग जो है अपने आशियाना को बार बार टूटते हुए, बिखरते हुए देखते हैं, वैसे एरिया में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। MP विधायक का तो खैर क्या कहना है, आप तो खुद ही देख रहे हैं, अभी वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ के आम जनों को बदतमीज़ कह के नवाजा जाता है। हमें जो है ये इस चीज़ की आशा होती है कि लोग मेरे साथ हमदर्दी करें, लोग हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार करें, लोग हमारे साथ जो है चंद पल जो है मेरे दुख दर्द में मरहम का काम करे।
ये बदतमीज़ से नवाजा जाता है, और यही जनता है जो कि उनको तख्त व ताज से नवाजती है हर 5 साल में। अच्छा, यहाँ आपके अमर विधानसभा क्षेत्र से मीम के कई दावेदार हैं, यहाँ पे किनको टिकट मिलना चाहिए? देखिए, एक्चुअल में मीम जो पार्टी है 2016-17 में आई यहाँ पे। उस समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में था। मैं प्रदेश महासचिव के पद में भी था और प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी रह चुका हूँ मैं उसमें। और फिलहाल मैं 2020 तक, जनवरी 2020 तक मैं उसमें जिलाध्यक्ष पूर्णिया रह चुका हूँ। उस पार्टी में मैं जब था, मुझे तभी से इनके ओवैसी साहब के कार्यशैली, उनके वक्तव्य को और उनके हिम्मत को और उनके इंसाफ पसंद होने को और संविधान बचाने की एक ललक को मैं सलाम करता हूँ। और उसी समय से मैं इनकी मदद करता रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने उनकी मदद की है। और फिर बाद में कई कार्यकर्ताओं ने मेरे ख़ास तौर से विधानसभा 2015 में मैं जब राष्ट्रवादी से खड़ा हुआ था, उस समय ही लोगों ने मुझसे कहा कि आप मीम ज्वाइन कर लिए। तो चूँकि मैं थोड़ा हटके थोड़ा राजनीति करता हूँ, मैं झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार और अशिक्षा के हमेशा से खिलाफ रहा हूँ और हमेशा मैं बिल्कुल विपरीत दिशा में करता हूँ। मुझे छल कपट की राजनीति नहीं आती है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई भीड़ नहीं है। भीड़ इसलिए नहीं है कि मैं झूठ फूस लोगों को ठगाने वाला काम नहीं करता हूँ। मतलब आप सच्चाई के जो कार्य होते हैं उन्हीं को करते हैं। बिल्कुल। और जो भी जनता मेरे पास आता है, मैं उसका काम चंद मिनटों में समाप्त करने की कोशिश भी करता हूँ और ऊपर वाले ने क्षमता भी दे रखा है। आज आप ब्लॉक में चले जाइए, थाना में चले जाइए, SDO के चले, DM का, ये ऊपर वाले ने मुझे नवाजा है कि मैं जब भी उनके पास मुंह खोलता हूँ मेरी बातों को कटती नहीं है। इसके चलते बहुत सारे पदाधिकारी लोग सस्पेंड भी हो जाते हैं, बहुत सारे पदाधिकारी डिमोशन भी हो गए हैं। मैं अपने बारे में ज़्यादा न बता करके मैं आपको जनता के बारे में ज़्यादा बताना चाहूँगा। यहाँ की जनता इतनी भोली भाली है जो कि जाति के नाम पर और पार्टी के नाम पर फंसाना बहुत आसान है। मैं जब NCP में था तो लोग मेरे साथ बहुत थे, लेकिन भाजपा के विधायक ने मुझे यहाँ से हटाने के लिए या अपने रास्ते से हटाने के लिए मुझे झूठा केस करके जेल कर दिया था। तो खैर वो उस समय मैं फिसल गया, उसका श्रेय जो है महागठबंधन को मिला। लेकिन इस बार मैं बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा हूँ और इस बार जो भी फूल खिलेगा बहुत तैयारी के साथ खिलेगा। और ये जो सन्नाटा आपको दिख रहा है, ये किसी भयानक आपको राजनीति का सन्नाटा। तो आपका कहना यहाँ आ रहा है कि इस बार की टिकट लगभग आपको आ रहे हैं? मुझे तो पूरा यकीन है, क्योंकि पिछले बार ही मुझे अख्तर इमाम साहब और यहाँ के जिला अध्यक्ष शहनवाज साहब मुझे बुला रहे थे कि आप टिकट लो, मैं आपको टिकट दूंगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं तारिक साहब के साथ हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। जब तक वो मुझे नहीं छोड़ सकते मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। जब वो मुझे छोड़ करके कांग्रेस में चले गए फिर मैं यहाँ आ गया। जब पूरे विधानसभा में मीम 32 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपको मतलब ये है कि कितने सीटों पर मतलब विजय प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, ये आपको सूचना थोड़ा सा कम मिली है कि यहाँ पे 8 चरणों में बिहार में चुनाव होना है जी। और उसमें पहला चरण में 32 सीटों का ऐलान हुआ है जी। अभी 7 चरण का सभी सीट बाकी है जी। और इसमें भी 32 सीट जो आपको दिखाई दे रहा है, 32 सीट नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा होगा। क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे संगठन मजबूत हैं, जहाँ जहाँ संगठन में हमारे प्रत्याशी मजबूत हैं, वहाँ वहाँ की हमने घोषणा की है। नहीं, अभी तो जब तक हम लोग को फिलहाल मालूम है कि 32 सीटों पे ही 32 सीट आपको दिख रहा है। जी, ये जी। बढ़ भी सकता है। बढ़ सकता है, इसके बारे में जानकारी नहीं है हम लोग, जैसे जितना जानकारी है उसके बारे में। बढ़ भी सकता है ये। तो कितने का आप आंकड़ा लगा सकते हैं इस बार? इस 32 सीट में से 15 सीट तो बिल्कुल गारंटी है। 15 सीट बिल्कुल गारंटी, इसमें कहीं पर कोई शक नहीं है। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री अख्तर ईमान साहब, उनका जो मुझसे भी ज़्यादा उनका जो है दृढ़ निश्चय है, तो वो कहते हैं कि हम 25 सीट कम से कम लेंगे।
लेकिन मैं चूँकि छोटा नेता हूँ और मुझे थोड़ा कम कॉन्फिडेंट है और मैं हर जगह नहीं जाता हूँ, वो हर जगह जाते हैं, उनको ज़्यादा दिखता है। मुझे उम्मीद है कि 15 सीट कम से कम होगी। क्या अमौर से भी मतलब आपकी सीट आ रही है? अमौर में तो कोई दाग ही नहीं है। अमौर में की राजनीति बहुत पलटने वाली है और आपको ये बहुत आश्चर्य होगा जान के, पिछले 40 सालों में एक ही विधायक है और सड़क और युवा दोनों का हाल आपको पता ही चल गया होगा। आप तो रास्ते चल के आए हैं, आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। इस बार युवा और सड़क और भ्रष्टाचार, ये 3 मुद्दा खास तौर से होगा इस अमौर विधानसभा में, और यही तीनों जलील मस्तान को बहुत दूर लेकर लिया के फेंकेगा, जो आप सोच भी नहीं सकिएगा। और इसकी सन्नाटा आपको दिख रहा है बाज़ार में, आप देख लीजिए, अंदाज़ा लग रहा होगा बहुत सन्नाटा है बाज़ार में। जो गहमा गहमी होता है चुनाव में वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। आगामी विधानसभा 20 को लेकर आप क्या कहेंगे यहाँ के जनता को? यहाँ की जनता को मैं साफ लफ्ज़ों में यह कहना चाहूँगा कि आज पूरे देश में ये तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति और खरीद फरोख्त की राजनीति से बचने के लिए एकमात्र इंसाफ पसंद और हक की आवाज़ उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करें और हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप इक़्तिदार में लाएं और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष श्री अख्तरुल ईमान साहब हैं, वो जितनी मेहनत और जितनी लगन से इस सीमांचल के क्षेत्र ही नहीं पूरे बिहार को वो एक नया बिहार के रूप में देखना चाहते हैं, एक बार आप मौका दे के देखें, अवश्य आपको उसका रिजल्ट पिछले 30 साल, 15 साल आपका राजद और 15 साल आपका जदयू, ये दोनों ने जो छला है उसको सिर्फ 5 साल आप दे के देखिए कि कितना आपको अलग बिहार दिखेगा। जी, कोरोना महामारी जो बीमारी फैली है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बाद बाढ़ जैसी समस्या आ गई है। ये कोरोना तो था ही हमारे बिहार के क्षेत्र में, तो उसको जूझ रहे हैं, पूरे भारत में हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि हमारे बिहार में पूरे बाढ़ की खतरा मंडरा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार साहब, मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये सवाल का जवाब बहुत सारी पॉलिटिशियन है पॉलिटिकल लैंग्वेज में आपको देगा, लेकिन मैं आपको ये प्रकृति के लैंग्वेज में देता हूँ। ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोरोना एक श्राप है, ईश्वरीय श्राप है ये, और ये कोई बिहार में या सीमांचल में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है जी। और ये ईश्वरीय श्राप वहीं उन लोगों को ही प्राप्त लग रहा है। आप देखिए, जिन लोगों ने इस समाज को बांटने की राजनीति की है, जैसे आज के डेट में आप देख लीजिए अनुपम खेर को देख लीजिए, उन्होंने इस देश को बांटने का काम किया था, उनकी वक्तव्य को आपने सुना होगा, और आज उनके 4 परिवार जो है कोरोना से ग्रसित हैं। आज आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से, चाहे वो पेड राजनीति करते हों या अनपेड राजनीति करते हों, उसमें उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ दिया है, दिया जलाया, घंटी बजाया, उनके सारे परिवार आज कोरोना से ग्रसित हैं। ऐसे ही पूरे देश में चुन चुन करके जितने लोगों ने ये तुष्टीकरण की राजनीति की है और देश को बांटने वाली राजनीति की है, कोरोना उन्हीं के घर में जा रहा है और जाएगा। और आप और हम दोनों इंतज़ार कीजिए, अगर समाज को बांटने का काम किया है तो कोरोना हमारे भी घर आएगा। अन्यथा अगर आपने मोहब्बत, भाईचारा और लोगों के विकास और लोगों के दुख दर्द और आंसू पोंछने का काम किया है, कोरोना आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा श्राप और बहुत बड़ा हथियार है, इसको आप यकीन मानिए, यकीन पर दुनिया टिका हुआ है। ये सूरज कब का गिर गया होता ज़मीन में, आपका यकीन है कि नहीं, भगवान उसको देख रहा है तो वो टिका हुआ है, और सूरज से कितने लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। कल अगर आप किसी गलत रास्ते में पड़ जाएंगे, गलत लोगों के संगत में पड़ जाएंगे, गलत लोगों के बहकावे में आ जाएंगे, तो ऊपर वाला आपको बख्शने वाला नहीं है। यही मैं संदेश आपको भी देता हूँ कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको उससे परहेज करने की ज़रूरत है। हमेशा मास्क लगा कर रहें, उससे बदबू, लोगों के कुविचार और लोगों की जो है
तरह तरह की बातों से आपको मतलब कि हिफाजत होगा। और दूसरा, हाथ पैर मुंह को हमेशा सैनिटाइजर वगैरह से पोंछते रहा करें। और घर घर में ये संदेश फैला दें कि सफाई ही असल धर्म है, सफाई नहीं तो धर्म नहीं। आप किसी भी राजनीति के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन आपको सफाई के बगैर आपका इंसानियत नहीं हो सकता है। जो लोग आज मजबूरी में गंदगी में पड़े हैं, गाँव में हैं, निचले स्तर कचरे बीनने पर मजबूर हैं, तो उनके साथ अल्लाह ताला का वादा है कि वो भी साफ सफाई पर ध्यान देंगे तो उनकी भी जीवन शैली बदलेगी। कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना बस यही समझ लीजिए कि ये डरने की नहीं है, ये कुछ करने की है। इतना ये मेरा नारा भी है, कोरोना से डरने की बात नहीं है, कोरोना में कुछ करने की बात है। आप सफाई कीजिए, लोगों का भला कीजिए, लोगों को देख रेख कीजिए, यही सबसे मेन चीज़ कोरोना है।